नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज बात करेंगे दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की और उसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। बिहार चुनाव की बात होगी, दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इन सब जरूरी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरें जान लेते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। आतंकी डॉक्टर उमर नबी के पिता, दोनों भाइयों और मां को हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। अब एनआईए पूरे टेरर मॉड्यूल की पड़ताल करेगी। पीएम मोदी ने धमाके पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही है। पीएम मोदी बोले, साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ ही चुनाव अभियान खत्म हो चुका है। 2616 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तब साफ हो जाएगा कि इस बार नीतीश कुमार या किसी और की सरकार। दिन सोमवार, तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम 6:52 और जगह है दिल्ली। लाल किला के पास एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया। एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिरे। आसपास की कारों के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर खून और आग की लपटें फैल गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस हमले के पीछे एक पूरा टेरर नेटवर्क है, जिसके तार श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक फैले हुए हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट की पूरी खबर क्या है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद Hyundai i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। ये वो समय था जब ऑफिस से लोग घर लौट रहे थे। चांदनी चौक बाजार में भीड़ थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर रिक्शे, ऑटो खड़े थे। अचानक उस कार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसपास की 6 कारें, 4 बाइक्स और 3 ई रिक्शे आग की लपटों से घिर गए। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 500 मीटर दूर शीशगंज गुरुद्वारा के पास घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। अपनी आंखों से इस मंजर को देखने वालों ने बताया कि पहले लगा जैसे गैस सिलेंडर फटा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में कार से आग की लपटें निकलने लगी और दूसरी गाड़ियां भी जलने लगी। मेट्रो के गेट के पास खड़े धर्मेंद्र नाम के युवक से सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। मैं घर जा रहा था, गेट नंबर मेट्रो का 1 से। जब देखा सामने धमाका हुआ दूसरी तरफ रोड पे, लाल किले की तरफ। गाड़ी हवा में 30-35 फुट ऊपर जाके पब्लिक तो इधर उधर भागने लगी अपने आप को बचाने। मैं उधर गया जहाँ धमाका हुआ, देखा वहाँ लोग गाड़ियों में जल रहे हैं। एक गाड़ी में 4 लोग जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। मैं वहाँ गया बचाने के लिए। 4 गाड़ी में से ड्राइवर मैंने निकाले हैं उसमें से। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें तो कोई बचा नहीं, ना वो गाड़ी बची। इस धमाके के बाद जो मंजर सामने आया वो किसी फिल्म के डरावने सीन जैसा था, लेकिन ये हकीकत थी। सड़क पर इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक गवाह ने बताया कि उन्होंने सड़क पर कटा हुआ हाथ देखा, किसी का फेफड़ा पड़ा था। शवों के अंग इतने जोर से उड़े कि कई मीटर दूर जाकर गिरे। आलम ये था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को शवों के टुकड़े इकट्ठा करने में घंटों लग गए। मेरे सहयोगी आयुष चौधरी ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंचे और उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आप देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये घटनास्थल वही जगह है जहां पर शाम के 7 बजे अचानक से एक कार में धमाका होता है। कार जो है रेड लाइट के पास आकर के धीमी स्पीड में रुकती है और अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही आसपास की 3 से 4 गाड़ियों में आग लग जाती है। शुरुआत में पहले जानकारी आई कि 3 से 4 लोग घायल हैं। फिर धीरे से जानकारी आती है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद एलएनजेपी के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, 10 लोगों की मौत हुई है। और जो घटनास्थल पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह थी, लोगों के चिथड़े उड़ रहे थे और बटोरा गया है लिटरली लोगों के हाथ पैर को। उसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें डाला गया है, तब अस्पताल ले जाया गया है। जो अस्पताल में 30 लोग हैं, 30 से 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी हालत बेहद गंभीर है। शायद मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो कि बहुत दुखद होगा। धमाके के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने 7 फायर टेंडर भेजे और 37 मिनट में यानी कि शाम 7:29 तक आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।
9 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे। 24 घायलों को LNJP अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस ब्लास्ट को लेकर डॉक्टर्स ने एक बेहद अहम बात बताई, शवों पर काले निशान नहीं थे। अब सवाल उठता है कि काले निशान क्या होते हैं और इनका ना होना क्यों इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर जब बम या विस्फोटक धमाका होता है तो शरीर पर काले रासायनिक निशान पड़ते हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल होने पर ऐसे निशान नहीं बनते। इससे साफ होता है कि इस हमले में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। अब आते हैं सबसे डरावने और चौंकाने वाले हिस्से पर, सीसीटीवी फुटेज। जांच में सामने आया कि जिस सफेद Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसका नंबर था HR26CE7674। ये कार हरियाणा की रजिस्टर्ड थी और मालिक का नाम है मोहम्मद सलमान। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ये कार लाल किला के नजदीक सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में दोपहर 3:19 पर घुसी और शाम 6:48 पर बाहर निकली। मतलब पूरे 3.5 घंटे से ज्यादा ये कार वहां खड़ी रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी में कार के अंदर बैठा शख्स साफ दिखाई दे रहा है। उसने नीले और काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। एक तस्वीर में उसका हाथ कार की खिड़की पर दिखता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वो व्यक्ति पूरे 3.5 घंटे कार में बैठा रहा और एक बार भी बाहर नहीं उतरा, एक पल के लिए भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि या तो वो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर उसे किसी के ऑर्डर का इंतजार था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कि ये शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी हो सकता है। फुटेज में दिख रहा है कि कार धीरे धीरे चल रही थी और ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी और ठीक उसी वक्त विस्फोट हो गया। पुलिस का मानना है कि कार में 3 लोग बैठे थे और तीनों की मौत हो गई। मोहम्मद उमर नबी फरीदाबाद के फलाह मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर काम करता था। साथ वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर अदील का करीबी था। जांच एजेंसियों को इसी उम्र पर घटना को अंजाम देने का शक है। ऐसे में उमर की मां और उसके 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, फिर उनको लेके गए। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। आपने बोला मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जिम से अनंतनाग में था। वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसका मालिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा का एक डॉक्टर था जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में तारिक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि इस कार की ओनरशिप कई बार बदली गई। पहले ये किसी आमिर को बेची गई, फिर तारिक को और फिर सलमान को। फिलहाल सलमान पुलिस की हिरासत में है, जहां उसने दावा किया है कि धमाके से पहले ही कार बेच दी गई थी। इन्हीं खुलासों के बाद शक की सुई फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की तरफ घूम गई। दरअसल इस ब्लास्ट से पहले 9 और 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीमों ने फरीदाबाद में 2 बड़े ऑपरेशंस किए थे। 9 नवंबर यानी रविवार को फरीदाबाद के धौज गांव में एक किराए के मकान से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो एक तरह का विस्फोटक है। असॉल्ट राइफल्स, गोला बारूद का जखीरा और 20 टाइमर बरामद किए गए। ये घर डॉक्टर मुजम्मिल शकील के नाम से किराए पर लिया गया था, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और करीब 3 महीने पहले ही उसने ये घर लिया था। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने शाहीन शाहिद का नाम लिया, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर अगले ही दिन यानी सोमवार को फरीदाबाद के फतेहपुर टागा गांव से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इस विस्फोटक सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर इसे फोड़ दिया जाता तो पूरे इलाके में तबाही मच जाती। अब ये समझते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। इसे आसान तरीके से समझिए।
ये एक सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा केमिकल होता है जिसे आमतौर पर खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मिलाकर विस्फोटक बना लिया जाए तो ये बेहद खतरनाक बम बन सकता है। ये गंधहीन होता है, इसलिए इसे छुपाना भी आसान होता है। दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से क्यों जुड़े, इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 20 सितंबर को यानी कि धमाके से करीब 1.5 महीने पहले I-20 कार का चालान 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में काटा गया था। क्या ये संभव है कि छापेमारी के डर से ये लोग विस्फोटक लेकर भाग रहे थे? क्या उन्हें लगा कि पुलिस उनके पीछे है और उन्होंने जल्दबाजी में दिल्ली में कहीं भी धमाका कर देने की योजना बनाई? जांच एजेंसियां इसी सवाल का जवाब खोजने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली पुलिस ने इस मामले को UAPA के तहत दर्ज किया है। UAPA भारत का सबसे कड़ा आतंकवाद विरोधी कानून है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम बनाई गई है जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA, NSG, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश ATS, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस और फॉरेंसिक टीम शामिल है। धमाके के फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल भी गए। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई I-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। CISF ने दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट और राजधानी के सभी अहम स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्लास्ट की जगह के आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। धमाके वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हमला कहीं और बड़ी जगह पर होना था? क्या डॉक्टर उमर किसी के इंतजार में था?
क्या फरीदाबाद छापेमारी की खबर से घबराकर उन्होंने जल्दबाजी में ये हमला किया? इस टेरर नेटवर्क में कितने और लोग शामिल हैं? इन सभी सवालों के जवाब जांच एजेंसियां खोज रही हैं। बेकसूर लोगों की जान चली गई, परिवार अस्पतालों में अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली वालों के दिल में दहशत है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां जागरूक हैं और जांच में कई अहम सुराग मिल चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस नेटवर्क के सभी आतंकियों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिल्ली के दिल यानी लाल किला के पास जो कार ब्लास्ट हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। लेकिन क्या ये महज एक हादसा था या कोई बड़ा टेरर अटैक? क्योंकि धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर आमिर से निकला है। मौजूदा वक्त में ये कार हरियाणा में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसे बेचा था डॉक्टर आमिर ने, और ये वही डॉक्टर है जो एक बड़े टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि जब ये धमाका हुआ उसी दिन सुबह जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा? आइए समझते हैं कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हुआ और ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बात है सितंबर 2025 की, जब उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सहारनपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम था बिलाल खान। और ये बिलाल कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि अल-कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रांच यानी कि AQIS से जुड़ा एक खतरनाक आतंकी था। जब पुलिस ने उसके फोन की जांच की तो सामने आया कि वो लगभग 4000 पाकिस्तानी नंबर्स से संपर्क में था। सोचिए, 4000 नंबर्स। बिलाल अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार बात करता था और उन्हीं के निर्देश पर भारत में हिंसक जिहाद की योजना बना रहा था। वो सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा था, शहादत को ग्लोरीफाई कर रहा था और युवाओं को भड़का रहा था। एक और चौंकाने वाली खबर आई अक्टूबर में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी शामिल थे। इसके बाद 27 अक्टूबर को श्रीनगर में कई जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे दिखे। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इस मामले में अनंतनाग के एक MBBS डॉक्टर अदील अहमद राथर को उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जो जैश के पोस्टर लगाते हुए CCTV में रिकॉर्ड हुआ था। फिर 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो खुलेआम धमकी देते हुए कह रहा था, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सैफुल्लाह ने दावा किया कि हाफिज सईद ने अपने एक करीबी साथी को बांग्लादेश भेजा है जो वहां के युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। ये एक नया खतरा है क्योंकि अब तक भारत के खिलाफ आतंकी हमले मुख्य रूप से पाकिस्तान बॉर्डर से होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश को भी लॉन्च पैड बनाने की कोशिश हो रही है। नवंबर में घटनाओं की रफ्तार और तेज हो गई। 7 नवंबर को गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज के पास से हैदराबाद के 35 साल के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। नाम था अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसने चाइना से MBBS की डिग्री ली थी। पुलिस को इसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी रिसिन। ये एक तरह का जहर बनाने की सामग्री है। रिसिन इतना खतरनाक जहर है कि इसकी छोटी सी मात्रा से इंसान की मौत हो सकती है। डॉक्टर सैयद इस जहर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद की नरोडा फ्रूट मार्केट और लखनऊ में RSS ऑफिस की रेकी की। ये सभी जगहें भीड़ भाड़ वाली थीं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया जा सकता था। सैयद ISIS खुरासान से जुड़ा था और अबू खादिम नाम के एक हैंडलर के संपर्क में था। फिर आई सबसे बड़ी खबर। 8 से 10 नवंबर के बीच फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाला सामान बरामद किया गया।
डॉक्टर अदील अहमद से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये विस्फोटक 2 जगहों से मिला था। पहली जगह है फरीदाबाद का धौज गांव, जहां से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। ये मकान फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिया था। और दूसरी जगह फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव, यहां से 2563 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। ये मकान एक मौलाना ने किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक इस विस्फोटक सामान से कई बड़े आईईडी बनाए जा सकते थे जो इमारतों या गाड़ियों को तबाह कर सकते थे। इस ऑपरेशन में पुलवामा और काजीगुंड के 2 डॉक्टर्स मुजम्मिल शकील और शाहीन शहीद को गिरफ्तार किया गया, जो जैश-ए मोहम्मद और अंसर गजावत उल हिंद से जुड़े थे। पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुजम्मिल के पास मिली लग्जरी कार की आरसी शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। कार के डिग्गी में से एक AK-47 राइफल और कई मैगजीन बरामद हुई। शाहीन खुद एक बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर हैं। और फिर 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किला के पास वो धमाका हुआ। जांच में पता चला कि जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो पुलवामा के उसी डॉक्टर आमिर की थी जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत टेररिज्म का केस दर्ज किया। NIA, NSG और कई राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब घटनाएं अलग अलग हैं या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जब आप इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न आपको साफ नजर आएगा। सितंबर में अलकायदा का ऑपरेटिव गिरफ्तार हुआ जो 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। अक्टूबर में श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगे और लश्कर के कमांडर ने बांग्लादेश से हमले की धमकी दी। नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात में ISIS से जुड़े डॉक्टर को रिसिन जैसा खतरनाक जहर बनाते हुए पकड़ा गया। फिर फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और आखिर में दिल्ली के लाल किला के पास भयानक धमाका। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन सभी मामलों में पढ़े लिखे लोग शामिल थे, डॉक्टर, प्रोफेसर और ऐसे लोग जो समाज में इज्जत की नजर से देखे जाते हैं। इसे पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कह रही है। ये लोग जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। ये एक इंटरस्टेट और ट्रांसनेशनल नेटवर्क है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज अब पूरी गंभीरता से इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई हैं। कई राज्यों, बॉर्डर एरियाज और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या अब भी कोई स्लीपर सेल एक्टिव है? क्या और कहीं विस्फोटक छुपाए गए हैं? कितने लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं? NIA, NSG और कई राज्यों की पुलिस मिलकर इन सभी सवालों के जवाब खोज रही है। उधर दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान ने 11 से 12 नवंबर के लिए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें अपने एयर स्पेस पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात कर दिया और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस टेरर अटैक के जवाब में कोई स्ट्राइक न कर दे। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा न करें। जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये वक्त है सतर्क रहने का। आम लोगों को भी अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए और तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार की धरती पर लोकतंत्र का महाकुंभ खत्म हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर और 11 नवंबर यानी कि आज के दिन दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए इस चुनाव में करीब 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
पहले चरण में तो 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। और अब पूरे देश की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जब ये फैसला होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी मेन मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल हैं। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी एक साथ आए हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दो नए खिलाड़ी भी मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने पूरे समीकरण को पेचीदा बना दिया है। पहले हैं चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर, जो अपनी नई पार्टी जनसुराज के साथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने एक बेहद दिलचस्प भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज या तो 10 सीटों से कम जीतेगी या फिर 150 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि असली लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच है। महागठबंधन तो तीसरे नंबर पर है। हालांकि सर्वे की माने तो जनसुराज को सिर्फ 1 से 2 सीटें ही मिलने का अनुमान है। दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो खास तौर पर सीमांचल इलाके में मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। महागठबंधन से सीट शेयरिंग की बातचीत नाकाम होने के बाद एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बिहार के एआईएमआईएम प्रमुख अख्तरुल इमान ने दावा किया कि एनडीए और महागठबंधन दोनों को उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। ओवैसी ने आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। सुनिए उन्होंने सीमांचल के मुसलमानों से क्या अपील की थी। याद रखो, मस्जिद के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है तो आप पर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी तमाम असबियतों को छोड़कर अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखा को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। और बचाने का तरीका ये है अमूर की जनता, कि ये पैगाम आपको देना है कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया, हम उसको शिकस्त देंगे। सीमांचल में कोचाधमान, बैसी, बहादुरगंज और जोकीहाट जैसी सीटों पर एआईएमआईएम और जनसुराज दोनों की मौजूदगी ने परंपरागत दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस चुनाव में एक और दिलचस्प कहानी है, लालू परिवार के 2 भाइयों के बीच की खटास। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब उनके खिलाफ मैदान में हैं। तेज प्रताप को आरजेडी से निकाल दिया गया था और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली है। तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ा है और उन्होंने रैलियों में अपने छोटे भाई को बच्चा बोला और कहा कि वो सिर्फ लालू की वजह से नेता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप से तेजस्वी को कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना कम है। तेज प्रताप सिर्फ 1 सीट महुआ से लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा तो बिल्कुल नहीं है। ये परिवार का आंतरिक मामला ज्यादा है। इस चुनाव में दोनों गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेताओं ने बिहार में डेरा डाला। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने सबसे ज्यादा 24 रैलियां की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 रैलियां की। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, जिनमें शामिल थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बिहार चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा लोगों के बीच पहुंचने वाले नेता हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने सबसे ज्यादा 189 जनसभाएं की। और हद तो तब हो गई जब 5 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले उन्होंने ताबड़तोड़ 18 रैलियां की। एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर में बदल दिया, बस दौड़ाए जा रहे थे। रैलियों के मामले में सीएम नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। 74 साल की उम्र में और खराब हेल्थ के बावजूद उन्होंने पूरी तरह तेजस्वी यादव को टक्कर दी। पूरे अभियान के दौरान 84 रैलियां की, जो एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा थी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 20,
और प्रियंका गांधी ने 18 रैलियां की। चुनाव अभियान के दौरान एक से बढ़कर एक मजेदार मोमेंट्स भी आए। नीतीश कुमार की एक रैली का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेडीयू के सांसद संजय झा ने बीच में रोक दिया। फिर नीतीश ने माला पहनाई और झा की तरफ मुड़कर बोले, गजब आदमी है भाई। तेजस्वी यादव ने तुरंत ये वीडियो शेयर किया और नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री सेहतमंद हैं तो लिखी हुई स्पीच पढ़ते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी ने तो ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नीतीश को प्रसाद या खाने में कुछ देकर उन्हें ऐसी हालत में डाल रहे हैं। बिहार के चुनाव में ऐसे तीखे वार और काउंटर वॉर चलते रहते हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता एनडीए से परेशान हो चुकी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी कभी बिहार के मुद्दों पर वोट मांगते ही नहीं और बिहार की जनता बदलाव चाहती। सीमांचल कोसी का इलाका नफरत से निकलकर विकास की ओर बढ़ना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में गठबंधन बदलते रहे लेकिन वो सत्ता में बने रहे। उन्होंने पिछले 20 सालों में कई बार पाला बदला है। 2022 में बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, फिर 2024 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौट गए। अब सवाल ये है कि क्या मतदाता इस 20 साल के थकान को तोड़ेंगे और नया बदलाव लाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं खुद। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में सिर्फ 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, 1977, 1985 और 1995 में। उन्होंने हमेशा विधान परिषद के जरिए सदन की सदस्यता ली है और इसी तरह मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। उनकी एक खासियत है कि वो विधायक नहीं होते हुए भी लगातार सीएम बने रहे। पिछले कुछ वक्त से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि अगर एनडीए बड़ी जीत हासिल करती है तो बीजेपी नीतीश कुमार के बजाय किसी और को सीएम बना सकती है। कुछ विश्लेषकों का भी मानना है कि मोदी मैजिक इस बार नीतीश को 20 साल की विरोधी लहर से बचा सकता है, लेकिन सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। अब पूरा बिहार 14 नवंबर का इंतजार कर रहा है। क्या बिहार एक नए युग में प्रवेश करेगा या फिर एक बार नीतीश कुमार के अनुभव को चुनेगा, ये 14 नवंबर को ही तय हो जाएगा। इस चुनाव का नतीजा सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम होने वाला है। आज के शो में इतना ही। आप देख रहे थे कड़क।